लेकिन जो तेघड़ा और बखरी दोनों का सीपीआई का अंतिम विधायक लड़ रहा है और वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई का ये युग का अंत होगा। ऐसा नेता जो परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार से पूरी तरह निष्कलंक है, 20 साल के अपने उस काजल की कोठरी में उस सत्ता पर आसीन होने के बावजूद भी तय है कि नीतीश कुमार जी फिर से 2025 फिर से नीतीश होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मेरा नाम है रवि कुमार सिंह। मैं बेगूसराय में हूँ। बेगूसराय का तेघड़ा विधानसभा यानी वो धरती जो वामपंथ की गढ़ मानी जाती थी। लगातार वामपंथ यहाँ से जीत दर्ज करता था, लेकिन 2010 में वामपंथ का ये किला ढह गया। 2015 में भी वामपंथ की हार हुई और दोनों बार कहीं ना कहीं वामपंथ कमजोर होता है, लेकिन फिर से 2020 में वामपंथ मजबूत तरीके से वापस आता है। और वर्तमान में जो चुनाव हो रहा है, इसमें महागठबंधन वर्सेस जो चुनाव है वो एनडीए के बीच में है। एनडीए के प्रत्याशी हमारे साथ हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। रजनीश जी, आप पूर्व एमएलसी हैं, सत्ता को आपने नजदीक से देखा है। वर्तमान में जो चुनाव है ये तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार, ये स्पष्ट हो गया है। कितने सहज हैं इस चुनाव में आप? देखिए, आपने जो सवाल किया और खुद ही आपने इस बात को स्पष्ट किया कि यह चुनाव श्रीमान नीतीश कुमार जी वर्सेस तेजस्वी यादव है जी। तो आप खुद ही इसका जवाब भी समझ सकते हैं कि जनता को यह पता है कि इस दोनों में से किसे चुनना है जी। एक ऐसा नेता जो परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार से पूरी तरह निष्कलंक है, 20 साल के अपने उस काजल की कोठरी में उस सत्ता पर आसीन होने के बावजूद भी जिसका दामन पे एक दाग नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति है नीतीश कुमार जी। और उसके सामने आपने ठीक कहा, एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिस पर जो जमानत पर रिहा है, और वो भी जमानत पूरे परिवार के साथ। जब नीतीश कुमार जी अपने प्रत्याशियों के टिकट का फैसला कर रहे थे तो आरजेडी के युवराज दिल्ली में 100 परिवार जमानत ले रहे थे कोर्ट से। किस चीज का जमानत था भाई? क्या आपने कोई क्रांतिकारी कदम उठाया था? क्या आपने जनता के लिए कोई संघर्ष किया था? क्या आपने कोई ऐसा काम, सामाजिक सरोकार के लिए कोई काम किया था जिसमें आप पर मुकदमे हुए थे? नहीं। आपने भ्रष्टाचार में अकूत संपत्ति कमाई, ऐसे धन अर्जित किया जो भ्रष्टाचार से पूरी तरह संलिप्त है, और उस कारण आपको जमानत लेना पड़ा। तो आप खुद कह सकते हैं कि एक बेदाग छवि का श्रीमान नीतीश कुमार जी जैसा, जो इंजीनियर भी है और इंजीनियर जैसा, विश्वकर्मा जैसा काम भी बिहार में किया, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में अपने कम उम्र में ही उसने इतनी अकूत संपत्ति भ्रष्टाचार में लिप्त होकर कमाया, जिसके कारण मैंने कहा कि उसको जमानत है। तो इस दोनों ताकतों में कहीं कोई तुलना नहीं है, और जनता बिहार की देख चुकी है कि जो काम हुआ है बिहार में, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब से सरकार बनी, जिसे हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं, ये डबल इंजन की सरकार ने बिहार में जिस रफ्तार से विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाया, तो अब बिहार की जनता उस विकास का, उस डेवलपमेंट का खुद देख चुकी है नजदीक से, उसको अनुभव कर चुकी है। इसलिए इस दोनों में तय है कि नीतीश कुमार जी फिर से 2025 फिर से नीतीश होने वाला है। लेकिन खासतौर पे उनके स्वास्थ्य को लेके बार बार सवाल उठाया जाता है, और सुरक्षा को लेके सवाल उठाया जाता है, राज्य के लोगों की सुरक्षा को लेकर जिस तरह से घटनाएं घट रही है। आप कितना कंफर्टेबल मानते हैं, खासतौर पे तेघड़ा विधानसभा में जहां पे आपको संघर्ष करना पड़ रहा है? मानते हैं कि आप चुनाव लड़ने में? देखिए, पहले तो जो आपने 2 सवाल एक साथ कर दिया, मैं एक एक करके बताऊंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य पे सवाल उठाने वाले लोग, मैं तो कहूंगा कि उनके पास अपना पहले स्वास्थ्य ठीक करना चाहिए, पहले अपना मेंटल ठीक करना चाहिए। एक मुख्यमंत्री जो राज्य को चला रहा है, अपनी पार्टी को चला रहा है, अपना गठबंधन चला रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो व्यक्ति वो स्वस्थ है? कौन सी ऐसी बात है? आप इस राजनीतिक एजेंडा के रूप में
आपको नीतीश कुमार जी के खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा है तो आप उसको उनके स्वास्थ्य पे उठा रहे हैं। इनकी चिंता मत करिए तेजस्वी जी, आप नीतीश जी के स्वास्थ्य की चिंता मत करिए, आप अपने स्वास्थ्य की चिंता करिए कि आप पर जो कलंक लगा है इतने कम उम्र में, उस कलंक से आपका जो राजनीतिक स्वास्थ्य, पॉलिटिकल हेल्थ जो बिगड़ गया, आप उसकी चिंता करिए। मैं क्षेत्रीय मुद्दे पे आता हूँ, खासतौर पे जो तेघरा विधानसभा है, 5 साल तक रामरतन सिंह यहाँ से विधायक रहते हैं और पूरी तरह से कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, एक गरीब परिवार से मैं आता हूँ। आप 5 साल की उनका जो कार्यशैली रहा है, उसमें कितने नंबर देंगे आप उनको? नहीं, ईमानदार तो वो है कि नहीं है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि उन्होंने कहा था कि मैं साइकिल से चलने वाला विधायक हूँ, साइकिल पर चलता हूँ, लेकिन 5 साल में सुना है उनके पास कई स्कॉर्पियो भी हैं और अब स्कॉर्पियो पर चलते हैं और इस तरह की कई तरह की बातें हैं। मैं इन चीजों में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि आपको ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने के लिए, आपकी ईमानदारी का एक करेक्टर साबित करने के लिए तेघरा की जनता ने आपको विधायक नहीं बनाया था। ईमानदार होना जरूरी है, लेकिन ईमानदारी के साथ साथ काम करना उससे ज्यादा जरूरी है या उतना ही जरूरी है। उनके बेहतर काम कौन सा लगा 5 साल में? मुझे तो कुछ नहीं लगा। बेहतर काम की बात तो तब होती है जब कुछ काम करते, जब कुछ काम ही नहीं किए तो उसमें बेहतर क्या चुने? कोई काम ही नहीं हुआ। अभी मैं घूम रहा हूँ। यहाँ की जनता आपको वोट क्यों दे, ये सवाल मेरा है आपसे कि यहाँ की जनता आपको वोट क्यों दे? यहाँ के स्थानीय जो दिक्कतें हैं, खासतौर पे यहाँ के जो रेलवे स्टेशन है, तेघरा रेलवे स्टेशन, उसकी स्थिति दयनीय है। फ्लाईओवर की मांग हो रही है, जो मेला है जन्माष्टमी, उसको राजकीय करने की मांग हो रही है। आपको लगता है कि आप जीतने के बाद इन तमाम मुद्दों पे आप ध्यान देंगे जिसका जनता के प्रति सरोकार है? देखिए, ये मुद्दा आज तक है क्यों? जहां तक रेलवे स्टेशन की बात है तो बरौनी रेलवे स्टेशन को हमारी केंद्र की सरकार ने प्राथमिकता से लेते हुए उसका डेवलपमेंट का काम किया है। और बरौनी रेलवे स्टेशन नहीं, कई रेलवे स्टेशन, फ्लाईओवर जो निपनिया के लोगों की खास करके मांग थी, गुमती नंबर 7B बोलते हैं उसको। मैं जब विधान परिषद का सदस्य था तो मैंने इस मांग को मजबूती के साथ सदन में उठाया, एक बार नहीं 2-3 बार। परिणाम ये हुआ कि उसको सरकार ने स्वीकार किया और बिहार की सरकार ने केंद्र को कहा कि इसको प्राथमिकता से बनाया जाए। और अभी हाल के दिनों में आप सुने हो, टेंडर हो गया, काम भी प्रारंभ होने वाला है गुमती का। तो भारत सरकार का काम हो रहा है, बिहार सरकार का काम हो रहा है, लेकिन काम हुआ कौन सा नहीं अभी तक, वो ये है कि एक विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता है, इसीलिए विधायक बनते हैं। विधायक केवल सरकार बनाने या सरकार का विपक्ष में खड़ा रहने के लिए विधायक नहीं होता है। एक विधायक का यह काम होता है कि वो जनहित में, जन सरोकार में कानून बनाए, उस कानून पर बहस में भाग ले, क्षेत्र की समस्याओं की समझ के साथ उसे सरकार का ध्यान आकृष्ट कराए, सदन में संघर्ष करे, सदन में मुखर हो। लेकिन इन तमाम चीज जो एक्सपेक्टेशन था तेघरा की जनता का और जो अपेक्षा रहता है सामान्यतः एक विधायक से, उन सारी अपेक्षाओं पर पानी फिर गया, कुछ नहीं हुआ। एक भी सवाल, एक भी विषय, एक भी ध्यानाकर्षण ऐसा नहीं उनका है जिससे कि लगे कि तेघरा के लिए वो उस विधायक के रूप में विधान परिषद में वो संघर्षरत दिखे। लेकिन कम्युनिस्ट खासतौर पे जो वामपंथी पार्टियां, वो कह रही है कि ये तो विचारधारा की लड़ाई है, ये हमारी विचारधारा में फिट नहीं बैठते हैं। कौन से विचारधारा? रक्त रंजित इतिहास की विचारधारा, विदेशी धरती की विचारधारा, वो विचारधारा जो विदेश से लाई गई है। और अब तो उस विचारधारा का जो जनक थे लेनिन और स्टालिन, वो जनक को भी मूर्ति गिरा दिया गया रसा में, अब वहां भी समाप्त हो गया। और आप विदेशी विचारधारा को ला करके आप बिहार में और हिंदुस्तान में थोपना चाह रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, तो ये सब तो भाई बाहर के विदेशी विचारधारा को लाकर आप यहाँ कर अपना रहे हैं, और ये अब नहीं चलेगा।
अब चलेगा क्या? अब चलेगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रवाद की विचारधारा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवाद की विचारधारा चलेगी। एक आपके बारे में नीतीश कुमार जी का समाजवाद की विचारधारा चलेगी। अब वामपंथियों की विचारधारा का जो राजनीतिक युग है वो समाप्त हुआ। और मैं तो इतना कहता हूं कि तेघरा में, बछवाड़ा में और बखरी में भी, बेगूसराय में मैं आपको कह रहा हूं कि सीपीआई का अंतिम विधायक अभी चुनाव लड़ रहा है। बछवाड़ा में तो नहीं है जी। लेकिन जो तेघरा और बखरी दोनों का सीपीआई का अंतिम विधायक लड़ रहा है और वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई का ये युग का अंत होगा। मेरा आखिरी सवाल है आपसे। एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या कहा जा रहा है बाहरी बनाम यहाँ के स्थानीय लोगों का। देखिए, आप इसमें सहज हो, मैं खुद को मानते हैं? इसमें सहजता का क्या सवाल है? कौन बाहरी है और बाहरी भीतरी का परिभाषा आप कैसे तय करते हैं? आप कैसे डिफाइन करते हैं? मैं ऐसे डिफाइन करता हूं कि मैं 12 साल से एमएलसी रहा। तेघरा विधानसभा का कोई पंचायत ऐसा नहीं है जहां मेरा योजना का शिलापट नहीं लगा हुआ है। तेघरा मेरा अनुमंडल है। पिरहौली से जो तेघरा विधानसभा का क्षेत्र है, आप जहां बैठे हुए हैं, यहां से मेरे घर की दूरी 5 किलोमीटर है। शायद यहां से तेघरा विधानसभा का जो दक्षिणी छोर है वो मेरे घर से ज्यादा दूर है। तो आप जहां जन्म आपका हुआ उससे आप राजनीति के क्षेत्र में बाहरी और भीतरी नहीं मान सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात में हुआ। वो वाराणसी के सांसद हैं, केंद्र के भारत के प्रधानमंत्री हैं और जाके देखिए बनारस को कितना चमका दिया, कितना बड़ा काम किया है। हमारे गिरिराज सिंह जी बड़ैया में वोट करते हैं, घर वहां है, लेकिन बेगूसराय में कितना बड़ा काम कर रहे हैं। हम कम्युनिस्टों से पूछना चाहते हैं, अपना इतिहास उलट के देखिए। आपके एक नहीं 3 नेता सबसे पहले बेगूसराय से बाहर जमालपुर के विधायक बने। हाल के आपके नेता चंद्रश्री सिंह स्वर्गीय हो गए। बीरपुर से, अपने बीहट से, तेघरा से बाहर जाकर के बीरपुर से जिला पार्षद बने। इसलिए रजनीश कुमार को बाहरी कहने वाले लोग के पास, चूंकि रजनीश कुमार के खिलाफ कहने के लिए कुछ है ही नहीं, मुद्दा विहीन है, तो ये अनाप शनाप बीहट के लोग, तेघरा के लोग, मधुरापुर के लोग, बरौनी के लोग, पिरौली से लेके गौरा तक, पकठौल से मेरे घर की दूरी 3 किलोमीटर है, चिल्हाई से 2.5 किलोमीटर होगा। और मैं तो रहा हूं 11 विधानसभा, 2 जिले का मैं किया हूं, 12 साल प्रतिनिधित्व किया हूं। तो ये सब फालतू बातें हैं और जनता इसे मजाक में उड़ा रही है। जब हमने यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी रजनीश कुमार जी से बात की, स्पष्ट रूप से कहा कि खासतौर पे जो यहाँ से विधायक हैं वो मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये जो सीट है ये वामपंथ का गढ़ रहा है, वामपंथी यहाँ मजबूत रहे और लगातार यहाँ से वामपंथ ने जीत हासिल की थी। पिछले कुछ चुनाव में अपवाद रहा है, लेकिन इस बार जो चुनाव है वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि रस्साकसी में फंसा हुआ है। मैं अपने सहयोगी सचिन के साथ, मैं रवि कुमार सिंह, न्यूज फॉर नेशन, तेघरा।